ये अपना कैमरा बंद रखो बेटा। ठीक है मैडम। हाँ जी। करनी चाहिए, अर्थात कबीरदास ने मूर्ति पूजा खुरानी पहचान कर कितना लगेगी? सही बात है भाई। जब मैडम हो ना, मैडम बोलती हो, जब गल हाँ गए मैडम ला दी तो मैडम लीव कर गई। बेटा आज क्लास हमारी है द्वितीय नगरीय क्रांति और उसके बाद जैसे 16 जनपद हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बारे में डिस्कस करेंगे हमारे 16 जनपद कहाँ कहाँ पहले है। सबसे पहले हमारे वैदिक काल में आपने देखा कि हमने वैदिक काल में जनपद और महाजनपद के बाद में पढ़ा है। महाजनपद हमारे 16 महाजनपद हुए हैं, जो कि हमारे ये गंगा यमुना दोआब से लेकर गंगा यमुना दोआब से लेकर पंजाब उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में फैले हुए हैं। उसके बाद ये पूर्व में बिहार से लेकर हिमालय पर्वत तक इनका विस्तार है। दक्षिण में गोदावरी नदी तक फैले हैं। ये प्रमुख रूप से मगध, वत्स, अंग, कौशल, अवधि, वज्जी और अन्य महाजनपद हैं। इनमें प्रमुख रूप से 16 महाजनपद हैं, जिनका वर्णन हम इस प्रकार से करते हैं। पहला जनपद है काशी। काशी में एक महत्वपूर्ण जनपद है और उसकी राजधानी वाराणसी है। यह जो कि गंगा नदी पर स्थित है, ठीक है, और ये बहुत ही उपजाऊ जनपद रहा है। इसका शासक था ब्रह्मदत्त, ठीक है, ब्रह्मदत्त जो कि एक बहुत योग्य शासक था और उसके समय में यह अपने विस्तार करते हुए चमर सीमा पर पहुंच गया था। परंतु इसका कौशल तथा अंग तथा मगध राजा के साथ में किसी प्रकार से कोई बनती नहीं थी, दुश्मनी थी आपस में। उसके बाद हमारा आता कौशल जनपद। कौशल जनपद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक महत्वपूर्ण जनपद था, जो कि अवध तथा उसके आसपास क्षेत्र में फैला हुआ था और इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल राज्य की जो की स्थापना इक्ष्वाकु वंश के द्वारा की गई है और इसकी जो महत्वपूर्ण नगर हैं अयोध्या और कपिल वस्तु है, ठीक है, जो राजा रामचंद्र तथा महात्मा बुद्ध की भूमि रही है। इसके बाद आपको सुन रहा है ना सभी को? सुन रहा है। यस मैम। अच्छा, इसकी राजधानी है श्रावस्ती, ठीक है, और जो इसमें जैसे श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने उपदेश भी दिए हैं अनेक और अनेक कार्य भी किए हैं। सबसे ज्यादा उपदेश इसी के द्वारा दिए गए हैं। इसका जो प्रमुख राजा रहा है महाकौशल, जो कि मगध के साथ में अति मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए हुए हैं। उसके बाद हमारा आता मगध। मगध जो बाद में एक राज्य विस्तार करते हुए ये कह सकते हैं महाजनपद बन गया था। महाजनपद बनने के साथ एक साम्राज्य, मौर्य काल में साम्राज्य भी बन गया था। इसकी राजधानी राजगृह थी प्रारंभ में, और जो पहाड़ियों से गिरी हुई थी, और दक्षिण बिहार में, एक मिनट रुको बेटा, एक ऐड कर हूं, दक्षिण बिहार में पटना और उसके आसपास इसका इलाका है। और इसके जैसे राजवंश है, जो जैसे हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, और बाद में जो है नागवंश आदि पैदा हुए हैं, और बाद में मौर्य साम्राज्य ने यहाँ पर ही शासन किया है। सबसे शक्तिशाली ये जनपद बाद में बन गया है। उसके बाद हमारा है अंग जनपद। अंग जनपद जिसकी राजधानी हमारी चंपा है, एक महत्वपूर्ण नगर रहा है
और मगध के पश्चिम में स्थित है। इसकी पहली जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद ये जनपद हमारा विस्तार कहाँ है, भागलपुर और मुंगेर में है। भागलपुर जो वर्तमान में बिहार में है, वहां पर इसका विस्तार है। इसे जो कि महाभारत में मालिनी के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद हमारा अगला जनपद है वज्जी जनपद, जिसे जो कि राज्यों का एक संघ था। 8 राज्यों का संघ था इसमें। और इसकी प्रमुख राजधानी जो वैशाली है, मिथिला भी रही है, वैशाली मिथिला आदि राजधानी रही हैं। इनकी में 8 जातियों का संगम था, जिसमें मुख्य रूप से लिच्छवी, विदेह और ज्ञातुक है। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म और महावीर स्वामी से संबंधित इसमें ये कह सकते हो स्थल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे दूसरी बौद्ध सभा भी यहाँ वैशाली में ही हुई है, और इसका प्रमुख नगर है मिथिला, जो कि विदेह की राजधानी है। उसके बाद आता है मल्ल जनपद। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में मल्ल जनपद भी एक महत्वपूर्ण जनपद रहा है। उसके 2 राजधानी थी, कुशीनगर राजधानी और मालपावा राजधानी। कुशीनगर में ही जो कि हमारे जो महात्मा बुद्ध का महानिवारण जिसे मृत्यु प्राप्त हुई है, और पावा जनपद में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई है। ठीक है, उसके बाद इस साम्राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद हमारा 7वां जनपद है चेदी जनपद। चेदी जनपद जो कि यमुना नदी के तट पर स्थित है, और आधुनिक जो आज आधुनिक इसकी भौगोलिक स्थिति है बुंदेलखंड और उसके आसपास का सम्मिलित एरिया। ठीक है, इसकी राजधानी है सुक्तमती, और ये एक केन नदी पर स्थित थी। इसकी जो शासक था शिशुपाल, जो कि इसका प्रमुख शासक रहा है, और इसके साथ महत्वपूर्ण संबंध है काशी और मत्स्य के साथ में महत्वपूर्ण संबंध रहे हैं। हाथी गुफा अभिलेख, जिससे हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हमारा चेदी वंश की एक शाखा कलिंग राज्य पर अधिकार कर लिया था, और उसी के बाद शिशुपाल जो कि इस वंश का सबसे योग्य शासक है, इसकी मृत्यु के बाद इस वंश का पतन हो गया था। उसके बाद आप देखो कुरुवंश के बारे में मैंने पहले भी बताया था, और ये अब एक महाजनपद बन चुका था, और इसका जो वर्तमान भौगोलिक वातावरण है वो है थानेसर, दिल्ली और मेरठ से लेकर आदि क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह युधिष्ठिर के परिवार से संबंधित था, और जैसे पौराणिक कथाओं में इसका कौरवय नाम का एक शासक रहा होगा। पहले ये गणतंत्र था, बाद में निरंतर परिवर्तन करते हुए यहाँ पर अपने राज्य की स्थापना करते हुए इन्होंने यादव, भोज और पांचाल जनपदों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसके बाद हमारा अगला जनपद है वत्स जनपद। वत्स जनपद 6वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली राज्य था। यह गंगा नदी के दक्षिण भाग में स्थित था, और इसकी राजधानी कौशाम्बी है। इसके शासक का नाम उदयन है, तथा यह गंगा यमुना दोआब पर राज्य करता था। यह एक शक्तिशाली युद्ध प्रिय और महत्वाकांक्षी शासक था। इसका मगध और अवंती के साथ में हमेशा ही संघर्ष रहा है। अवंती के शासक को इसने पराजित भी किया और उसकी पुत्री से विवाह भी किया। ठीक है, इसने पहले बौद्ध धर्म में जैसे विश्वास नहीं करता था, परंतु बाद में इन्हें बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अब आता है मत्स्य जनपद जो कि आधुनिक क्षेत्र इसका है जयपुर और अलवर में फैला था। इसकी राजधानी विराट नगर है। जैसे और पहले ये चेदी का अंग था। चेदी जो हमने पहले जनपद पढ़ा है उसका अंग था ये। ठीक है, इसके बाद उसकी राजधानी विराट है, जो कि एक शक्तिशाली, ये कह सकते हो कि शक्तिशाली राजधानी थी। 1 मिनट रुको बेटा, एक को ऐड करूं। इसकी राजधानी विराट थी, जो महाभारत में इसका वर्णन किया गया है। महाभारत के समय में पांडवों के द्वारा यहाँ पर अज्ञातवास बिताया था। उसके बाद हमारा है सूरसेन वंश।
सूरसेन भी एक शक्तिशाली राजवंश था, शक्तिशाली राज्य था। दक्षिण में मथुरा के आसपास इसका फैला हुआ था। ये अपना कैमरा बंद करो भाई। मथुरा में फैला हुआ था। उसकी राजधानी मथुरा थी और अवंती पुत्र यहाँ का शासक था। यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे तथा उसने बौद्ध धर्म के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किया। पहले यह अनेक संघों का राज्य था। अनेक संघ यानी कि इसमें अनेक संघ थे, परंतु बाद में जैसे यदु, वणिश, महाभोज आदि छोटे छोटे संघों में बटा हुआ था। यादव जो कि कृष्ण में भगवान श्री कृष्ण का जो वर्णन किया गया यादव वंश से संबंधित इसी वंश में पैदा हुए थे। मथुरा उत्तर से दक्षिण की एक व्यापारिक मार्ग भी शीर्ष था। यह कैमरा बंद करो बेटा। उसके बाद हमारा है अस्मक, एकमात्र महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में गोदावरी नदी पर स्थित था। एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी पर स्थित था और इसकी राजधानी थी पोटन या पोटली। ठीक है, इसका जो पौराणिक कथाओं में वर्णन है इक्ष्वाकु वंश के द्वारा स्थापना की गई थी और इसका जो है जनपद का काशी तथा अवंती के साथ में अधीनता स्वीकार की थी। राजनीतिक दृष्टि से यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहा है। इसके बाद है अवंती। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अवंती भी एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। उसकी राजधानी, 2 राजधानी हुई है, एक उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी है और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती। यह एक विस्तृत नगर था और यहाँ पर हय्य वंश नाम के राजाओं के द्वारा शासन किया गया। इसमें महात्मा बुद्ध के समकालीन है प्रद्योत चंद नाम का एक शासक उसके समकालीन है और बाद में जैसे वह बौद्ध धर्म का अनुयायी भी हो गया। उसके बाद हमारा है गांधार वंश और राज्य। 16 जनपदों में से गांधार भी कश्मीर, पेशावर और रावलपिंडी जो हमारा आज पाकिस्तान है उसके वहां पर फैला हुआ था। इसकी राजधानी तक्षशिला है। यह तक्षशिला आपने पता है कि एक प्रमुख विश्वविद्यालय भी रहा है, हमारा प्राचीन काल में एक प्रमुख विश्वविद्यालय रहा है और शिक्षा तथा साहित्य का आध्यात्मिक केंद्र भी रहा है। यह केवल भारत के साथ ही नहीं दूर दराज क्षेत्रों में भी यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके जाते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पुष्कर सेन नाम का शासक यहाँ पर रहा है जो कि बिम्बसार का समकालीन था। इसके बाद 6ठी शताब्दी के अंत में ईरानी शासक डेरियस प्रथम के द्वारा यहाँ पर अधिकार कर लिया गया। उसके बाद हमारा 15वां है कंबोज। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है कंबोज। कश्मीर के उत्तर भाग तथा बदगासा नामक स्थान पर यहाँ इसके राज्य सम्मिलित है। इसकी राजधानी है राजौरी भी कहा जाता है। 6ठी शताब्दी से पूर्व में यह गणतंत्र प्रणाली शासन प्रणाली में प्रचलन में था। बाद में ईरानी शासक डेरियस के द्वारा यहाँ पर अधिकार कर लिया गया। उसके बाद पांचाल जैसे आपने पता है कि द्रौपदी का अपना राज्य रहा है, अपना स्थल रहा है, जन्म स्थल रहा है। यह उत्तर प्रदेश के बदायूं और फारुखाबाद के नगर के आसपास स्थित है। इसकी भी 2 राजधानी थी, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। 2 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र तथा दक्षिण पांचाल की राजधानी है कंपिल। कौटिल्य के समय में यह एक गणतंत्र राज्य रहा है। पहले राजतंत्र था परंतु बाद में यह एक गणतंत्र राज्य स्थापित कर चुका है। गणतंत्र मतलब लोगों का राज्य, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि मगध राज्य का उदय किस प्रकार से हुआ है। मगध में हर्यक वंश के द्वारा, कौशल के शासक इक्ष्वाकु वंश के द्वारा और अन्य शासकों के द्वारा यहाँ पर शासन किया। इसमें जो कि मगध एक साम्राज्य के रूप में क्यों उदित हुआ है और यहाँ पर किन किन वंशों के द्वारा राज्य किया गया है उसका वर्णन हम कर रहे हैं। उदय के क्या कारण थे। मगध की भौगोलिक दशा। मगध जो कि हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है। उसके उत्तर में गंगा है, पूर्व में सोम नदी, पश्चिम में चंपा और दक्षिण में विंध्या पर्वत है। चारों तरफ से सुरक्षा से घिरा हुआ है।
इसकी दो राजधानी रही है, पहले राजगृह और दूसरी पाटलिपुत्र। भौगोलिक आवरण के अनुसार यह बहुत ही सुरक्षित राज्य रहा है और उपजाऊ भी, क्योंकि नदियां यहाँ पर शिस्त रही है। उसके बाद लोहे की विशाल खाने, यहाँ मगध में लोहे की विशाल विशाल खाने प्राप्त हुए हैं। जो बड़ी बड़ी खाने हैं, विशेष रूप से राजगृह में विशाल भंडार प्राप्त हुए हैं, जो कि अस्त्र शस्त्र निर्माण में बहुत ही सहायक होते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग करते हुए उन्होंने सेना का निर्माण किया है, और सेना निर्माण करने के बाद इन्होंने सभी जनपदों को अपने साम्राज्य में मिलाकर एक राज्य की स्थापना, इन्होंने साम्राज्य की स्थापना की है। उसके बाद आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रही है। वैसे तो मध्य गंगा के मैदान के क्षेत्रों में होने के कारण बहुत ही उपजाऊ भूमि रही है और कृषि योग्य भूमि रही है, जिसके कारण से आप देखोगे कि यहाँ पर अतिरिक्त व्यापार बढ़ा है। अतिरिक्त व्यापार बढ़ने के कारण यहाँ पर उत्पादन बढ़ा है, और उत्पादन बढ़ने के कारण आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण यहाँ पर साम्राज्य विस्तार में सफलता मिली है। उसके बाद विशाल सेना, मगध शासकों ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए बहुत बल दिया है। उन्होंने कहा कि विशाल सेना भर्ती की है। इस विशाल सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी, घोड़े सभी सम्मिलित थे। अपनी सेना को लोहे के शस्त्रों से सुसज्जित किया है। 6वीं शताब्दी में यह एकमात्र राज्य था। उसके बाद साम्राज्य में परिवर्तित होता चला गया। यहाँ दलदली भूमि थी, उसको कृषि योग्य बनाने के लिए अनेक प्रयास भी किए गए हैं। मगध का संतृप्त वातावरण, अन्य राज्यों की तुलना में मगध एक संतृप्त वातावरण, यानी कि यहाँ पर अनेक लोगों अनेक धर्मों के लोग यहाँ पर निवास करते थे। कोई भेदभाव नहीं था। यहाँ अधिकतर अनार्यों की संख्या अधिक थी, जो रूढ़िवादी और ब्रह्मवादी जो व्यवस्था थी उनका विरोध करते थे। वे स्वतंत्रता ज्यादा विश्वास करते थे, स्वतंत्रता में। ठीक है, परिणाम स्वरूप मगध के लोग एकता के सूत्र में बंध गए, और उनकी प्रवृत्ति ने ही मगध साम्राज्य का उदय किया। मगध के बहुत से योग्य शासक महत्वाकांक्षी शासक रहे हैं, जैसे बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन। शासकों ने अपने साम्राज्य विस्तार पर पूर्ण विस्तार किया दूर दूर तक, तथा इसी प्रकार शिशुनाग वंश, महापद्म जनपद ने भी बड़ी योग्यता के साथ में मगध साम्राज्य का विस्तार किया। इस प्रकार से हमने पढ़ा कि 16 महाजनपद कहाँ फैले हुए हैं, उनकी कौन कौन सी राजधानियां हैं। उसके बाद मगध जनपद का उदय किस प्रकार से हुआ। अब देखो, मौर्य साम्राज्य से पहले मगध जनपद में कौन कौन से शासकों ने राज्य किया। यहाँ पर सबसे पहले हमारा यहाँ पर है राज्य है वैदरथ वंश। वैदरथ वंश में अति प्राचीन वंश रहा है। उनका महाभारत और पुराणों में भी वर्णन किया गया है। पता चलता है कि वैदरथ नाम का एक शासक था, जिसने यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया। उसका पुत्र जरासंध। उसके बाद हमारा वंश आता है हर्यक वंश के द्वारा हर्यक वंश है, उसमें हमारा है हर्यक वंश में मगध साम्राज्य के विस्तार में हर्यक वंश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें अनेक ऐसे योग्य शासक पैदा हुए जिन्होंने अपने राज्य विस्तार में अनेक योगदान दिया है तथा सफलता भी प्राप्त की है। सबसे पहला है बिम्बिसार। इस राज्य का सबसे योग्य शासक बिम्बिसार रहा है, जिन्होंने अनेक राज्य विस्तार करते हुए साम्राज्य का विस्तार किया है, अनेक विजय करते हुए तथा वैदरथ को पराजित करते हुए अंग साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसमें कहा गया है कि इसके राज्य में 80,000 गांव थे। उसके बाद हमारा आता है अजातशत्रु। उसके मृत्यु के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु गद्दी पर बैठता है। इसका पहले का समय है 544 से लेकर 492 BC, और दूसरे का समय हमारा है, बंद हो गया सर, हेलो आ रही है मैम, आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, आ रही है मैम आपकी आवाज। दूसरा हमारा है 492 से लेकर 344 तक
ठीक है। 492 से लेकर 460 तक रहा है। इसमें हमारा अजातशत्रु सबसे महत्वपूर्ण शासक रहा है और इसने अपने पिता की हत्या करके राज्य साम्राज्य स्थापित किया है। कुशल शासक भी रहा। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत को पराजित करते हुए अपनी वहां से काशी को प्राप्त किया है, यानी कि काशी क्षेत्र को वहां से प्राप्त किया है। उसके बाद इसने वज्जी संघ को भी पराजित किया है और वज्जी संघ को अपने साम्राज्य में मिला लिया है। उसके बाद 460 में इसका पुत्र उदयन या उदयन रहा है, जिन्होंने अपने पिता की हत्या करते हुए गद्दी संभाली है। वह भी एक योग्य शासक रहा है। उसके बाद अनेक शासक रहे हैं जो अयोग्य थे, जिन्होंने 460 से लेकर 412 तक शासन किया है और 412 के बाद में 344 बीसी तक इनका शासन रहा। सबसे अंतिम शासक इसका नागदास रहा है, दस्यु भी कहा जाता है इसे। उसके बाद इस वंश इसको पराजित करते हुए उसके सेनापति ने, जिसका नाम है शिशुनाग वंश, शिशुनाग, उसके द्वारा पराजित होते हुए यह गद्दी पर बैठता है और शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। इसमें यह एक योग्य शासक रहा है और अनेक शासक के द्वारा यहाँ पर शासन किया गया है, जो कि 344 में इन्होंने शासन शुरू किया था। 412 से लेकर 344 तक रहा इनका शासन और 344 के बाद प्रमुख शासक इनके रहे हैं शिशुनाग, उसके बाद कालाशोक, भद्रसेन, कारणमणि, संजय, कौरण्य और नंदीवर्धन। सबसे अंतिम शासक इस वंश का नंदीवर्धन रहा है और इस वंश का नंदीवर्धन को महापद्म नंद के द्वारा पराजित करके इस वंश की नंद वंश की स्थापना उसके द्वारा की गई है, जिसे नंद नाम से भी, नंद जो कि 9 राजा हुए हैं, उन्हीं को नंद वंश के नाम से जाना जाता है। इनका समय रहा 344 बीसी से लेकर 322 बीसी तक रहा है। इसमें सबसे योग्य शासक महापद्म नंद रहा है, जिन्हें हमें सर्व क्षेत्राक यानी कि सभी क्षेत्रों का वध करने वाला कहा गया। यह एक निम्न जाति से बिलोंग करता था, परंतु अपनी योग्यता के आधार पर इन्होंने अनेक क्षेत्रों पर अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए इक्ष्वाकु, कुरु, सूरसेन, मथुरा, कल्याणी आदि क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया है। इसके बाद इसका पुत्र जो कि अयोग्य था, सबसे अंतिम जो शासक रहा है उसका नाम घनानंद था, जो कि एक क्रूर शासक था और चंद्रगुप्त का समकालीन भी था। और इसके बाद जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अपने गुरु प्रधानमंत्री के साथ मिलकर 322 बीसी में मगध पर आक्रमण कर दिया और इस साम्राज्य में अधिकार कर लिया। अब इसके बाद 322 में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य का कैसे उदय हुआ है, किस कारण से यह विस्तार फैला और कहाँ कहाँ इन्होंने विस्तार किया है। ओके, हेलो, ओके मैडम। यस मैम। समझ में आया कुछ? एनी क्वेश्चन? नो मैम। हेलो, नो मैम। एनी क्वेश्चन? नो मैम। समझ में आया क्या हुआ? यस मैम। हैं? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, तो अगर पढ़ना इसे, अगर मान ले कोई डाउट है तो कल हम क्लास लेंगे, उसमें कर लेंगे। कल आप मौर्य साम्राज्य इसका पढ़ना और उसके बाद मौर्य साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? हेलो, हाँ जी, ठीक है मैम। ओके मैम। एनी क्वेश्चन? हाँ जी, नो मैम। चलो ठीक है, तो कल हम अटेंडेंस की फिर बता दो हेलो, मैडम, अटेंडेंस की बता दो, कैसे लगाओगे अटेंडेंस? अटेंडेंस लगा दूंगी बेटा, मैं भेज देना, व्हाट्सएप पे भेज देना मेरे, ठीक है? क्या भेजे मैम? व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखा ना, जिससे आप वो हो, अभी चैट में भी उसमें तो भेज मैम देना रोल नंबर। ठीक है? मैम हेलो, इनबॉक्स में छोड़ दे। हेलो, उसमें तो मैम वो एडमिन कर सकता है मैसेज। मैं तेजा बोलो, आप समझ में नहीं आ रहा। उसमें मैडम 2 ही नंबर दिखा रखे हैं एडमिन वाले। और वही मैसेज कर सकते चलो हैं। ठीक है, तो अब मैं बोलो, आप
कौन मैम कौन आपके नंबर पर सेंड कर दे, क्या? आपके नंबर पर। नहीं, मेरा ही तो नंबर है, इस एडमिन मैं ही इसमें हूँ, मैम मैंने ही जो ये अभी शुरू तो करा था। क्लास लगी हुई है, अभी कोई तो नहीं, क्लास एक लगी हुई है मिनट मैम, रुको, इसमें मैसेज भेजे तो थे। 1 मिनट रुको, मैं अभी ले लेती हूँ। 22-28 की लगाई हूँ मैडम। कॉलेज में मुझे पता ही था तो किसी ऐसी जगह जाने वाली है। ये मैंने ना उसमें पढ़ रखी है ये। आप पर आश्रित रहता है। अपने पति को बोल बोल कर थक चुकी है कि काम कर लो। बोलना बेटा। हेलो। 22-28 66 मैडम, 22-28। मैम 201। एक ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए। 17 मैम 17। 17, 66 261, 66 212 मैडम। 212, 22-28। 208, 66 22, 82, मैम 20 66 137, 22-28 मैडम, 22-28। मैम 66 मैम 10। हाँ ये धन मैम 37, 22-28 ला दो मैडम। 22 कितनी? 22-28। 22, 28। 66 मैम। हेलो। मैम 113। 113, मैम 137 मैडम 228। हो गया बेटा, 137 से। मैम 66 मैम। हाँ हो गया, मैडम 200 लगा दिया। मैम 66 हो गया मैम। हो गया, ठीक है, हो गया, ठीक है। हेलो मैम। मैम 228 मैडम, 228। 202 मैम कर देना। 66 अरे एक बार तुम यार माइक बंद कर लो ना, मेरी लाग लेने दो, फिर कर लियो यार। सभी का हो गया है, जब क्लास लूंगी ना जब बता देना, ठीक है? हेलो ठीक है मैम। मैडम। हाँ जी। ओके मैम। 201। 228 का हो बुलाइए गया, मैडम, अब जो क्लास 228। में लूंगी ना, ऑफलाइन क्लास लेंगे हमें, हाँ मैम। बता मैडम देना, ठीक है? ला देना मैडम, 228 है। ओके, ठीक, आप लेफ्ट हो सकते हो। 228। 66 मैम। अरे बेटा मैंने कह दिया, ऑफलाइन जब क्लास लगेगी जब आ जाना, बस लगवा देना, ठीक है? ठीक है। टाइप कर दो आप सभी, ठीक है?